हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। आज है दिसंबर 16 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक एक बार देख लेते हैं। कुछ टॉपिक तो रिपीटेड से हैं, कुछ टॉपिक थोड़े नए हैं, थोड़ा देखेंगे क्या रहने वाला है। तो भैया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं, अगर वो करप्शन लेते हुए ब्राइब्स वगैरह लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग से ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि विंटर सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ जवाब दिया है क्वेश्चन के अगेंस्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भैया डोकलाम के अंदर चाइना क्या दोबारा से एक्टिविटी कर रहा है, इसके बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में देखेंगे। आरटीआई के एक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ये एक्चुअली एक काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो आरटीआई के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आरटीआई तो हमेशा से ही, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। उसके अलावा एयर शेड एरिया क्या होता है, क्यों ये न्यूज़ में है, और कैसे इंडिया के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें दूसरी कंट्रीज का भी इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा न्यूज़ है सेंसेक्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कह सकते हो, सेपरेशन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हो। इंडिया के केस में ये है क्या और क्यों न्यूज़ में है, थोड़ा सा बात करेंगे। एडिटोरियल है छोटा सा, बट एनीवेज वो तो हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा कल आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे थे जिसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के बारे में सवाल थे। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मतलब ये एक, जैसे आप लोग शॉपिंग करते हो ना, कोई कपड़ा वगैरह खरीदते हो तो उसके ऊपर टैग लगा होता है कि कौन सी कंपनी का है, लेवाइस का है, कौन सा भी है, तो ऐसे ये टैग होता है। तो जो प्रोडक्ट किसी खास एरिया में बनाए जाते हैं और दूसरी एरिया में नहीं बनाए जाते, मतलब किसी खास एरिया की स्पेशलिटी होती है, उस स्पेशलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसका यूनिक कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए उसको ये टैग दिया जाता है, जीआई टैग जिसको बोला जाता है। ये टैग दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत। उसके अलावा इंडिया में दार्जिलिंग टी को सबसे पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच करेक्टली, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ही है बेसिकली। तो अड़मुल्ला कन्नड़ी ये आंध्र प्रदेश से है, और बाकी तो ठीक है, सब इंडिकेटर ही थे। उसके अलावा पोकोली इज अ यूनिक सलाइन टॉलरेंट राइस वैरायटी दैट इज कल्टीवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये केरला की बेसिकली जीआई टैग है, एक स्पेशल तरह का चावल होता है। तो ये तो हमारे आंसर हो गए कल वाले। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जनवरी से हम लोग अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस वगैरह करने में, अब तक आपने सेल्फ स्टडी कर लिया है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई होती है आपकी, एनसीईआरटी से होती है, उसके बाद आपको एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं। 2 बैच अभी चल रहे हैं, ये हमारा 3rd बैच होने वाला है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो। तो भैया आज का पहला जो टॉपिक है वो कहता है, देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी फाउंड गिल्टी ऑफ ग्राफ्ट ऑन सर्कमस्टेंशियल प्रूफ। ये सर्कमस्टेंशियल प्रूफ ना वैसे तो एक लीगल टर्म होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताता चलता है। एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो भाई किसी रूम के अंदर कोई एक आदमी निकला, ठीक है, वो बाहर निकला और उस रूम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी से खून निकल रहा है ताजा ताजा, मतलब उसका मर्डर अभी अभी हुआ है, और ये आदमी उस रूम से बाहर निकला हुआ है, और मे बी इस आदमी के हाथ में चाकू है, और यहां से एक थर्ड पर्सन इस आदमी को देख रहा है कि अच्छा ये आदमी यहां से निकला, इसके हाथ में चाकू था। अब इसने इस आदमी को एग्जैक्टली मर्डर करते हुए नहीं देखा कि भाई इसने एक्चुअली में मर्डर जो है उसके पेट में डाला, नहीं देखा। बट इसने ये जरूर देखा कि आदमी अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसके हाथ में चाकू था, ये आदमी यहां से निकला, और इसके आसपास और कोई नहीं है, इस रूम में कोई और नहीं है। तो ये क्या एविडेंस है? क्या ये डायरेक्ट एविडेंस है? नो, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। मतलब आसपास के जितने भी सर्कमस्टेंस हैं उससे ये पता लग रहा है कि भाई, क्योंकि कोई और वहां पे है नहीं और किसी ने इसको डायरेक्टली देखा भी नहीं है, उसके बावजूद भी यही आदमी जो है मर्डरर है। इसे कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब ये कोई मर्डर वर्डर का केस तो है नहीं, ये तो करप्शन का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस नागरत्न जी हैं, उनकी बेंच थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो सरकारी मुलाजिम वो ब्राइब लेते हुए पकड़े जाते हैं या फिर इलीगल कोई एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हैं, खासकर करप्शन वाले केसेस में, उनके खिलाफ सर्कमस्टेंशियल प्रूफ होते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट एविडेंस अगर नहीं भी है, मान लो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी, अगर आप सारी चीजें देखने में ऐसा लगता है कि भाई हाँ इस आदमी ने करप्शन किया है, तो आपके खिलाफ यहाँ पे डेफिनेटली कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 1-2 सिनेरियो दिए हैं, जैसे ये कहा
कि अगर कोई ब्राइब गिवर मतलब कोई आदमी अगर रिश्वत देता है, वो ऑफर करता है या फिर गिफ्ट वगैरह कोई ऑफर करता है, ठीक है, कोई गाड़ी दे दी, कोई मोबाइल फोन दे दिया, इस तरह का कुछ भी, डायरेक्ट कैश या डायमंड ज्वेलरी कुछ भी देता है बिना किसी डिमांड के, बिना डिमांड किए भी अगर कोई ऑफर करता है पब्लिक सर्वेंट को और पब्लिक सर्वेंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी करप्शन वाली कैटेगरी में आएगा। ऑफ कोर्स आएगा। अरे आपने खुद से मांगा नहीं लेकिन उन्होंने दिया और आपने एक्सेप्ट तो किया ना, वो भी करप्शन वाली कैटेगरी में है। हाँ, बाकी अगर आप खुद मांग रहे हो और वो आपको दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो तो पहले से ही करप्शन वाली कैटेगरी में है। तो बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई हम बहुत परेशान हो गए हैं। द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव इट्स केस ऑफ द करप्शन विद द हेल्प ऑफ एनी अदर विटनेस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन केस ऑफ द विच द कंप्लेनेंट हैव टर्न्ड हॉस्टाइल। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप राशन कार्ड बनवाने गए या पासपोर्ट बनवाने गए या सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ और काम करवाने गए, सरकारी डिपार्टमेंट वाले आपसे डायरेक्ट करप्शन के मतलब ब्राइब नहीं मांगते हैं, वो क्रिएशन ऐसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि आप उनको पैसा देना ही पड़ता है। तो क्या ये करप्शन वाली कैटेगरी में आएंगे? कोर्ट कहता है यस। अच्छा भी कई बार क्या होता है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पैसा मांगता है सरकारी मुलाजिम, आप परेशान हो तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने कंप्लेंट कर दिया, अब कंप्लेंट होने के बाद वो कोर्ट में केस जाएगा। होता क्या है, कई बार उस आदमी को डराया जाता है, धमकाया जाता है सरकारी मुलाजिम के द्वारा, तो वो आदमी बाद में अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। वो कहता है कि नहीं नहीं सर, करप्शन नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसे ही बहक गया था, मैं तो नशे में था, या कुछ भी करके वो अपना बहाना बना के उस केस को वापस ले लेता है, मतलब हॉस्टाइल हो जाता है, उसके खिलाफ बयानबाजी करने से, बयान देने से मना कर देता है। कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई आदमी, अगर वो हॉस्टाइल हो भी जाता है, उस केस में भी उस ऑफिसर के खिलाफ वो केस कंटिन्यू रहेगा, उस केस को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। कोई और विटनेस हो सकता है वहां पे, कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, ओरल एविडेंस हो सकता है, उस केस में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब केस करने वाला अगर केस वापस भी ले लेगा तब भी केस कंटिन्यू रहेगा। कहते हैं कि भाई, कोर्ट कह रहा है कि लार्ज स्केल करप्शन रिटार्ड्स नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी, और इसकी वजह से हर किसी को सफर करना पड़ता है। करप्शन कुछ लोग करते हैं लेकिन सारे सिस्टम को सफर करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाइगेंटिक प्रॉब्लम है। करप्ट ऑफिशियल्स हैव अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन द ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स ऑल्सो। जो ईमानदार होते हैं उनके ऊपर भी बहुत खराब इंपैक्ट पड़ता है करप्ट ऑफिशियल्स का। और ये करप्ट ऑफिशियल्स ईमानदार लोगों को बहुत अच्छी नजर से देखते नहीं है, इनके ऊपर लगातार दबाव बनाते हैं। और सब चाहते हैं भाई चोर हूं तो ये भी चोर हो जाए, है ना, इस तरह का सिस्टम यहाँ पे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स कैन इनेक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ मिनिस्टर टेल्स राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर भी आपको पता है विंटर सेशन चल रहा है, तो वहां पे जवाब मांगा जाता है, आंसर जो जो आपका क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिस्टर लोग आपसे सवाल, मिनिस्टर लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, वो उसका आंसर देते हैं। ये क्वेश्चन रिटन फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, ओरल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो सब आप लक्ष्मीकांत में जाकर आराम से देख सकते हो। तो बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके सवाल पूछे गए थे लॉ मिनिस्ट्री से। तो लॉ मिनिस्टर ने यह कहा कि बिल्कुल स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू इनेक्ट पर्सनल लॉज। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत स्टेट्स खुद के कानून बना सकते हैं। कौन कौन सी चीजों के बारे में? सक्सेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में, और जो दूसरी चीजें होती हैं उसके बारे में। तो और उन्होंने क्या कहा, देखिए आर्टिकल 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 ये कहता है द स्टेट, ये वर्ड ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी। अब इस स्टेट का मतलब क्या है? क्या स्टेट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर अपने नॉर्मल स्टेट्स भी हैं? कोर्ट ने अभी इसके बारे में कुछ खास बात नहीं बताई है। कोर्ट में जब केस चल जाएगा, जा भी गया भी हुआ है, सब जुडिस है, अभी कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, वो बाद की बात है, क्योंकि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने का जो काम है वो तो जो कोर्ट के पास ही होता है। भाई सरकार तो कुछ भी बोलती रहे, फाइनली तो कोर्ट ही डिसाइड करता है ना कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है, क्या इसका मतलब सिर्फ यूनियन है, स्टेट है, या बोथ है? तो हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसका मतलब बोथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने कंट्री, अपने अपने स्टेट के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकते हैं, यानी कि सक्सेशन वगैरह को लेके कानून बना सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल के में, तो वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत पुराना टॉपिक है, पहले इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, थोड़ा बार इसको देख सकते हो। बहुत बार गवर्नमेंट के द्वारा जो है गोवा का एग्जांपल भी दिया जाता है। 1867 में जो है पोर्तुगीज सिविल कोड के तहत गोवा में एक्चुअली कॉमन फैमिली लॉज हैं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो सबके लिए बराबर है। तो इनका ये कहना है कि भाई जब गोवा में इंप्लीमेंट हो सकता है सक्सेसफुली, तो दूसरे देश हमारे पूरे कंट्री में क्यों नहीं हो सकता, है ना। एक वो आर्गुमेंट दिया जाता है। बाकी 44 वगैरह वो तो सब यहाँ पे है ही। आर्टिकल 12 क्या कहता है, वो स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 है ना। और स्टेट का मतलब यूनियन भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी होते हैं, पार्लियामेंट भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी होते हैं, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपैलिटीज वगैरह ये सब स्टेट का पार्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। बाकी कोर्ट के अंदर ये केस जाएगा, मामला बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, देखने वाला क्या रहेगा। ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वैसे तो आपको पता ही है, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन वगैरह उसको लेके होता है। कई सारे केस हैं, जैसे शाहबानो केस, डेनियल लतीफ केस है। ठीक है। उसके अलावा जॉन वेलमतन केस है। उसके अलावा कई सारी कमेटी बनाई गई यूसीसी को लेके, बीएन राव कमेटी बनाई गई, और उसके अलावा जॉर्डन जो है देंगा कमेटी बनाई गई। ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि टॉपिक न्यूज में है तो पूछा भी जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए। चाइना बिल्ड्स रोपवे रोड्स नियर ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन मतलब जहां पे 3 जंक्शंस होते हैं, 3 कंट्री मिलते हैं। तो इस ट्राई जंक्शन में एक तरफ है चाइना, एक तरफ है भूटान और एक तरफ है इंडिया। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, ये भूटान है, ये चाइना है और ये इंडिया है। मतलब ये सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट है। तो ये है इसका ट्राई जंक्शन इधर करके। ठीक है। और ट्राई जंक्शन पे यहाँ पे जो प्लेटू है, उस प्लेटू का नाम है डोकलाम प्लेटू। डोकलाम प्लेटू। अब आपको पता है कि भूटान, इंडिया जो है भूटान का प्रोटेक्टर है एक तरह से। ठीक है। तो भूटान की अपनी कोई सच कोई खास आर्मी तो है नहीं, तो भूटान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इंडिया की ही है। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एरिया है। बेसिकली चाइना कहता है कि ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा है, क्योंकि ईस्टर्न बाउंड्री तो डिफाइन है नहीं। तो उसकी वजह से चाइना क्या हुआ था, कुछ साल पहले इधर घुस गया था। और फिर इंडिया क्योंकि भूटान के अंदर आ गया था, भाई भूटान की टेरिटरी है तो इंडिया ने तो प्रोटेक्ट करना ही था। और ये वैसे भी एरिया बहुत सेंसिटिव है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर इस एरिया के अंदर चाइना कंट्रोल कर लेता है या अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता है, तो ये चिकन नेक एरिया है हमारा, है ना। ये पूरा एरिया काफी सेंसिटिव है। और यार 25-30 किलोमीटर का तो एरिया है कुल मिला के, ये इतनी इसी तो इसकी जो है विड्थ होती है। तो अगर यहाँ चाइना सेटअप हो जाता है तो वो इंडिया को कभी भी अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले पार्ट से कट ऑफ कर सकता है। तो ये सेंसिटिव है काफी। हालांकि हमारी पोजीशन यहाँ पे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं और जिनके ऊपर हमारे सैनिक हैं। तो चाइना अगर यहाँ पे आता है, ये एक तरह की वैली है, ठीक है, प्लेन सा एरिया है। अगर चाइना वाले यहाँ पे आते हैं तो ऑफ कोर्स हमें ज्यादा एडवांटेज है डिफेंस के पर्पज से देखा जाए। बट स्टिल चाइना यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। और अभी आपको पता ही है कि वो तवांग के अंदर भी उसने कुछ किया है। तो यहाँ पे हफ्ते भर पहले दौड़ा दौड़ा के मारा है इंडिया वालों ने, उनको भेज दिया वापिस। बट स्टिल ये जो है स्टैंड वहाँ पे चल रहा है और काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला डेवलप वहाँ पे कर रहा है ट्राई जंक्शन के ऊपर। तो अभी कुछ ऑब्जर्वेशन की गई है कि भाई वो रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बना रहे हैं। रोप वे भी उन्होंने वहां पे बना डाला। हालांकि भूटान का ये कहना है कि ऐसा उनको नजर नहीं आ रहा है कुछ भी कि वो तवांग के अंदर मतलब इससे डोकलाम के अंदर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। बट इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि डेफिनेटली ऐसा हो रहा है। यांगसी रिवर है बेसिकली वहां पे एक, और यांगसी रिवर जो है वो तवांग से सिर्फ एक्चुअली थोड़ा इस एरिया में अगर आप देखो यहाँ पे जाके, तो ये दोनों न्यूज एक्चुअली एक साथ ही है यहाँ पे। ठीक है। ये डोकलाम वाली भी और तवांग वाली भी, ये मतलब पूरा ईस्टर्न एरिया में डिस्टर्बेंस हो रही है। तो एक यांगसी रिवर है, तवांग से थोड़ा सा ऊपर ही पड़ती है, 30-35 किलोमीटर ऊपर पड़ती है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने जो है कुछ एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, रोप वगैरह बना रहे हैं। तो यार खैर वो सारी सारी चीजें हैं। बट डेफिनेटली इंडिया का यहाँ पे जो है वो होल्ड ज्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा। इज आरटीआई एक्ट फुलफिलिंग इट्स पर्पस। तो वैसे तो पुराना टॉपिक है, आरटीआई के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूं कि आरटीआई की शुरुआत जो है वो एक्चुअली 1986 में हुई थी। मिस्टर कुलवान वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था। फिर धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती रही। सिटीजन जो है वो डिमांड करते रहे कि भैया हमें राइट टू आस्क क्वेश्चंस, कि भैया यार सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए ना, सरकार को हम लोग बना रहे हैं, सरकार हमें नहीं बना रही है। तो क्योंकि सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल है इसलिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो वो डिमांड्स सिटीजन्स काफी समय से कर रहे थे। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो है वो पास किया गया।
फिर उसके बाद जो है 2005 में फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू एक्ट को पास किया था। राइट टू एक्ट में क्या होता है कि भैया एनी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू सीक आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। किसी भी चीज को लेके आप लोग आपको कोई डिले हो गया, मान लो आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, पासपोर्ट के अप्लाई किया, आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी है, किसी भी तरह की चीजें होती हैं, अगर वो डिले हो जाती हैं या उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कि भाई ये क्यों डिले हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर है, ऑल दैट। उसके अलावा और भी जैसे मान लो कोई कहीं पे कोई पुल बनना है, कोई डैम वगैरह बनना है, कोई रोड बनना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? वो तो टैक्स पेयर से ही आता है, आपका मेरा ही पैसा होता है। अब क्योंकि हमारा पैसा है वो, तो हम लोग सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरे पैसे का कैसे यूज हो रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए बेसिकली आरटीआई लाया गया था। आरटीआई का मेन पर्पस यही था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है। तो आरटीआई को लेके आज का ये छोटा सा आर्टिकल है, तो उसमें कई कई सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। तो बड़ा सा आर्टिकल है बट इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे लगी नहीं। दो चार जो इंपॉर्टेंट सी पॉइंट थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो क्या है आरटीआई? बेसिकली ये टाइम बाउंड मैनर में गवर्नमेंट को ओब्लिगेट करता है कि आप उस आरटीआई क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि अभी आज आपने एप्लीकेशन डाली और 2 साल के बाद आपको जवाब मिल रहा है। नो, टाइम मैनर में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना टाइम लिमिट रहता है। और आरटीआई का बहुत अच्छे से यूज भी किया गया है लोगों के द्वारा। कई सारे स्कैम्स हुए जी, जैसे आदर्श स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम में स्कैम हुआ था, व्यापम स्कैम वगैरह हुआ, वो आपका आरटीआई के थ्रू ही बाहर आया। और ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि आरटीआई में ज्यादातर ना गरीब लोग ही आरटीआई फाइल करते हैं। एक यूजली लोगों के मन में परसेप्शन है कि आरटीआई सिर्फ एक्टिविस्ट लोग ही करते हैं, कि जो उस सरकार को जो है नीचे गिराना चाहते हैं, स्कैम्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी केसेस में जो गरीब लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, वही आरटीआई का यूज कर रहे हैं। मान लो किसी की पेंशन नहीं आई, किसी को राशन कार्ड नहीं मिला, किसी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाहर निकाल दिया, किसी को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया, इस तरह की जो छोटी छोटी क्वेरी होती है ना, वो आरटीआई के द्वारा जो है वो सीख की जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया है इसने। बट कुछ इश्यूज भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। जैसे एक तो लोगों को इसका अवेयरनेस ही नहीं है कि आरटीआई नाम की कोई चीज होती है, कैसे अप्लाई करें, कहाँ करें, कैसे करें, क्या फीस होती है। तो प्रॉपर तरीके से एडोप्टेशन इसका नहीं हो पाया है। राइट। कुछ स्टेट्स के अंदर ऐसे कानून बनाए गए हैं कि आप आरटीआई का जो क्वेश्चंस पूछते हो वो कुछ लिमिटेड वर्ड्स में, जैसे 150 वर्ड्स में ही होना चाहिए। भाई ये कोई ट्विटर थोड़ी है कि 150 वर्ड में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आरटीआई की जो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा लायबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट। देखिए, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाला आरटीआई में और अगर मान लो किसी ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि उसने आपकी आरटीआई को रिजेक्ट क्यों किया। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है कि क्यों रिजेक्ट किया। बट होता एक्चुअली कई बार इसका उल्टा है। जैसे मान लो आपने रिवेन्यू डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन डाली, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर पता क्या बोलेगा? वो कहेगा कि भाई ये इंफॉर्मेशन मेरे डिपार्टमेंट में है ही नहीं, मतलब मेरी जो डिवीजन है उसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और ये कह के रिप्लाई उसको वापस कर देगा। अब ये एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है ये पता लगाना कि ये इंफॉर्मेशन कौन से डिपार्टमेंट में है जहां पे जाके मैं आरटीआई लगाऊं। तो ये तो बेचारा इसके ऊपर बर्डन हो गया ना, वो तो पहले से ही परेशान है, आपने उसको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दिया। तो इनका ये कहना है कि भाई एप्लीकेंट के ऊपर लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस ऑफिसर के ऊपर जो है वो होना चाहिए। ऑफिसर क्या करते हैं? ऑफिसर को क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो इस एप्लीकेंट को ये बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन से डिपार्टमेंट में मिलेगी। पर ऐसा होता नहीं है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस तो हैं। उसके अलावा भैया गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है। जैसे भैया अभी सवाल पूछा गया था सरकार से कि आप ये बताइए कोविड-19 में कितने लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मरे। आपको ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ था तो जो माइग्रेंट्स थे, कितने माइग्रेंट जो है वो मनरेगा के अंदर आए, कितने नहीं आए, कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई। वो सरकार ने कहा कि मेरे पास डेटा ही नहीं है। अरे भाई, जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो फिर आरटीआई में इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? डेटा होना भी बहुत जरूरी है। अभी देखिए 2021 के अंदर सेंसस होना था, हुआ नहीं। इनडेफिनेट पीरियड के लिए सरकार ने सेंसस को पोस्टपोन कर दिया है। तो मतलब वैसे तो देखिए सरकार ने कहा था कि भाई क्योंकि कोविड आ गया था तो 2 साल एक्सटेंड किया था, लेकिन सरकार अभी कह रही है कि हमें नहीं पता नेक्स्ट सेंसस कब होगा। और सेंसस से कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो जब सेंसस ही नहीं हो रहा है तो 2011 का डेटा 2022, भैया 11 साल पुराने डेटा का यूज थोड़ी ना करोगे। तो जब डेटा ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। बाकी गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे आरटीआई की पावर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वो हमेशा हर गवर्नमेंट में ही हो रहा है। इवन यूपीए की गवर्नमेंट में जिसने कानून पास किया था उन्होंने भी कोशिश किया था, बट लेकिन लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, तो वो थोड़ा स्टेप वापस ले लिए गए थे। अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ था
एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया था, और एक डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, ये भी अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है। अगर ये इंट्रोड्यूस होता है तो इससे भी आरटीआई काफी वीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल है। तो आरटीआई जो है वीक हो सकता है। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं आरटीआई ऑफिस वगैरह में, तो वो सब तो दिक्कत यहाँ पे है ही, है ना। चलिए, कर्बिंग एयर पोल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का ये कहना है कि भाई जो इंडिया में पोल्यूशन होता है ना, वो सिर्फ इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है, हमारे पड़ोसी भी उसको ओरिजिनेट करते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। मतलब इसका उल्टा भी है, ऐसा नहीं है कि तो बांग्लादेश का, जैसे मान लो इस तरफ की हवाएं चल रही हैं, अगर एयर का फ्लो ऐसा है, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन होगा इस बेल्ट के अंदर, जो हमारी नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स हैं, तो उसका असर बांग्लादेश में भी दिखेगा। और अगर पाकिस्तान में कुछ पोल्यूशन क्रिएट होता है और हवाएं इस तरफ की चलती है, तो डेफिनेटली हमें भी नुकसान होगा। तो इनका यह कहना है कि भाई इंडिया का पोल्यूशन सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो देयर आर 6 मेजर एयर शेड्स। एयर शेड का मतलब ये था, एक एयर शेड एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां तक आपकी एयर मूव कर सकती है और पोल्यूशन को, मतलब पोल्यूटेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो एयर शेड एरिया उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक रिवर होती है, रिवर वाटर कहीं और से कैरी करती है, कहीं और पे लेके चली जाती है, तो उस वाटर के साथ साथ आपके जो है सेडिमेंट्स भी चले जाते हैं, पोल्यूटेंट्स भी चले जाते हैं, वो वाटर शेड है। ऐसे एयर शेड भी होता है। तो पाकिस्तान में जो एयर ओरिजिनेट होगी वो इंडिया में पोल्यूटेंट्स लेके आ सकती है, तो जहां तक उसकी रेंज होती है उसे हम लोग एयर शेड कहते हैं। इंडिया के अंदर जो है वो 6 एयर शेड है। वेस्ट सेंट्रल आईजीपी, मतलब ग्रेट इंडियन प्लेन्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब वो भी आ गया, इंडिया वाला पंजाब भी आ गया, हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वो सब हो गया। ठीक है जी। दूसरा हमारा होता है जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बांग्लादेश आ गया। तीसरे में जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ आ गया। फिर इसमें जो है ईस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न महाराष्ट्र आ गया। फिर जो है नदर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन में जो है पाकिस्तान का पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वो सब आ गया। उसके अलावा सदर्न इंडस प्लेन, तो इसके अंदर जो है साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान, वो सब आ गया ईरान तक। तो मतलब यहाँ का पोल्यूशन भी जो है इंडिया में आता है, इनका कहने का मतलब ये। तो ये 6 जो है वो एयर शेड एरियाज हैं, वो थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि भाई देखिए, जब विंड डायरेक्शन, जब हवा की दिशा वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होती है, तो 30% जो इंडिया का एयर पोल्यूशन होता है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है। इतना ही, जैसे 30% जो इंडिया में, जो बांग्लादेश में पोल्यूशन होता है वो इंडिया से ओरिजिनेट होता है। तो भैया हवा जहां चलेगी तो पोल्यूटेंट्स तो लेके जाएगी ही जाएगी। देखिए, इनका कहना है कि 60% जो साउथ एशियंस हैं, जो साउथ एशिया में रहते हैं लोग, वो काफी ज्यादा PM 2.5 से एक्सपोज्ड होते हैं। PM 2.5 से पोल्यूटेंट एक बहुत बहुत ही माइन्यूट से डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, इसे PM 2.5 बोलते हैं। ये जब आपकी लंग्स में चले जाते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। 35 ग्राम पर मीटर जो है मीटर क्यूब, इतने से वो एक्सपोज्ड हैं। लेकिन जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वहां पे तो 100 ग्राम से भी ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं भाई PM 2.5, जो कि वर्ल्ड लिमिट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट है उससे बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड वर्ल्ड WHO कहता है कि 5 ग्राम तक तो टॉलरेबल है, लेकिन हम लोग कितना ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं, 20 टाइम्स ज्यादा यार। मतलब खत्म है कहानी बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए। तो इनका ये कहना है कि भाई खाली इंडिया के स्टेप लेने से काम नहीं चलेगा, खाली इंडिया के स्टेप लेने से काम नहीं चलेगा, इन दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर ही इंडिया को स्टेप लेना पड़ेगा अगर हमें लोगों को पोल्यूशन कम करना है तो ये इस रिपोर्ट का कहना है। बाकी पॉलिसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कैसे होगा, अब वो तो पॉलिसी मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो भाई हमारी डेस्टिनी हमारे पड़ोसियों से जुड़ी हुई है, जब चाहो या ना चाहो, पसंद करो या ना करो। चलिए, सेंसेक्स फॉल्स 1.4%, रुपीस कीप्स 27 पैसा ऑन हॉकिश यूएस फेड। हॉकिश मतलब का यूएस फेड, यूएस फेड मतलब जो फेडरल बैंक होता है, जैसे इंडिया का आरबीआई है तो वहां का फेडरल बैंक है। हॉकिश मतलब वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जा रहा है वहां पे, क्यों? क्योंकि वो लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब जब इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट महंगा हो जाता है, बैंकों से पैसा लेना महंगा हो जाता है, जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। मनी सप्लाई रिड्यूस होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ये तरीका ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनाया जाता है, इवन आरबीआई भी इसको अप्लाई करता है। तो जब फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में एफडीआई वगैरह लेके आते हैं, वो अपने
पैसे को यहाँ से निकाल के यूएसए की मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां पे उनको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया में डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है। जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, और डॉलर की वैल्यू जब बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो ये पूरा माहौल बनता है। तो जब इंडिया से डॉलर वापस जाता है तो हमारी जो सेंसेक्स है या हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में यहाँ पे कहा गया है। तो इस समय जो रुपये की वैल्यू गिर गई है भैया 27 पैसे अगेन, तो 82 रुपीज 76 जो है वो $1 के कंपैरिजन में रुपये की कीमत यहाँ पे हो गई है। तो ये तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा को जो इन्फ्लेशन वगैरह वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। सेंसेक्स क्या होता है आपको बताता चलता हूँ। देखिए हमारे पास जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये सेंसेक्स वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, है ना, सेंसेक्स। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली उसके अंदर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उनके इंडेक्स की परफॉर्मेंस की एवरेज होती है सेंसेक्स। क्योंकि टॉप 30 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं वो डिसाइड करता है कि हमारी पूरी स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है ना। तो ये होता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स एवरेज होता है टॉप 30 कंपनीज की इंडेक्स का। ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ये बीएससी करता है, एनएससी नहीं करता। एनएससी के पास अलग होता है जिसे निफ्टी 50 बोलते हैं। ये भी सुना होगा आपने वो वर्ड बहुत बार ना, निफ्टी 50। ये इंडेक्स होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। इसमें 50 कंपनी होती हैं। सेंसेक्स के अंदर जो है वो 30 कंपनीज होती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और इन कंपनीज की वैल्यू कैसे क्रिएट होती है वो डिसाइड की जाती है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो टोटल कितनी कैपिटलाइजेशन होगी, 1000 रुपए। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी कंपनी के कैपिटलाइजेशन को। हाँ, इसके अंदर कुछ शेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंटरनल लोगों के द्वारा होल्ड किए गए होते हैं, वो इसमें काउंट नहीं करते। जो पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं सिर्फ उनको ही काउंट करते हैं। 1886 में इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, और जो है दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आप इसको कह सकते। और इंडिया का तो ओल्डेस्ट खैर है ही, और दुनिया के भी बहुत लार्जेस्ट वन ऑफ द टॉप 5 में आता है। तो इट्स अ थिंग अबाउट इट। ठीक है जी, चलिए। ये जो है केरला यूनिवर्सिटी जो लॉज अमेंडमेंट बिल जो केरला की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। क्योंकि ये काफी टॉपिक हम लोग पहले कर चुके थे कि गवर्नर को जो है, गवर्नर इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। लेकिन वहाँ पे गवर्नर जो मोहम्मद आरिफ जी थे, उनके साथ काफी इशू चल रहे थे केरला की गवर्नमेंट के। तो केरला की गवर्नमेंट ने बेसिकली ये कहा है कि भाई हम आपसे आपकी पावर ले रहे हैं वाइस चांसलर वाली। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बिल वहाँ पे पेश किया था। ये आर्टिकल काफी पुराना है, बहुत बार इसको हम लोग कर चुके थे, तो दोबारा रिपीट इसको नहीं करेंगे। चलिए जी, रिफ्लेक्शन इन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन इंटरवेंशन। नॉन इंटरवेंशन मतलब ये होता है कि भाई मैं अपने काम से काम रखूंगा, आप अपने काम से काम रखो। मैं अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करूंगा, आप अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। मैं आपके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, आप मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। इसका मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन। लेकिन ये जो नॉन इंटरवेंशन का प्रिंसिपल है वो फेड हो रहा है, मतलब कमजोर हो रहा है। तो इसे कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शंस। देखिए होता क्या है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली 3 जो है वो ब्रांचेस होती हैं। एक होती है जुडिशरी, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक होता है मतलब लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट भी कह सकते हो। ये यूजुअली जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर जैसे यूएसए है, वहां पे कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। मतलब भैया हम एक दूसरे के काम में कतई भी टांग नहीं अड़ाएंगे। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों ओवरलैप करते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कॉमन होते हैं। ठीक है, मैक्सिममली कॉमन होते हैं। यूएसए के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं बिल्कुल। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूएसए की कांग्रेस का पार्ट नहीं होते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट कांग्रेस में जाते ही नहीं हैं, मतलब वहां की पार्लियामेंट में कांग्रेस बोलते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर तो भैया पार्ट होते हैं, हमारे पूरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहां पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में जुडिशरी खैर काफी सेपरेट है। तो ये होता है सेपरेट प्रिंसिपल। इंडिया में जैसे हमारा आर्टिकल 50 है, 123 है, 121 2011 211 है, आर्टिकल 361 है, ये सब जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। ठीक है, तो
आर्टिकल ने ये एक्चुअली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए सिर्फ डाली है। और ये क्यों किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर भाई, ताकि चेक और बैलेंस बना रहे। ठीक है, आप एक दूसरे के काम में टांग में मत अड़ाओ, लेकिन एक दूसरे के कार्रवाई को चेक भी करते रहो। कहीं आप ऐसा ना हो भाई कुछ भी कानून बनाने लगे। अब पार्लियामेंट का मन करे तो कुछ भी कानून बना सकती है, लेकिन जुडिशरी आपके ऊपर बैठी हुई है ना। हो सकता है एग्जीक्यूटिव कुछ भी एक्शन लेने लगे, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे को चेक और बैलेंस करने के लिए किया गया है, ताकि डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से चल सके। बट अभी पिछले दिनों आपको पता ही है कि जुडिशरी के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, खासकर एनजेसी को लेके, कोलेजियम सिस्टम को लेके। उसके बारे में बेसिकली छोटा सा आर्टिकल है। तो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारी रिपब्लिक का हॉलमार्क है, मतलब इसका एक माइलस्टोन है। सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाना चाहिए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसकी पावर देता है। इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो सकता है तीनों में से, वो दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको पब्लिक को सर्विस डिलीवर करना है। लेकिन अल्टीमेटली तीनों को अपनी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जुडिशरी को भी, एग्जीक्यूटिव को भी और लेजिस्लेचर को भी। ये उन्होंने कहा, और ये इन्होंने कोई किसी को टारगेट नहीं किया है, ना जुडिशरी को किया ना एग्जीक्यूटिव को किया। एक अच्छा सा प्रॉपर फिलोसफिकल और एक एज अ गाइडेंस के रूप में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बहुत बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। बट मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सीधा ही कोलेजियम सिस्टम को अटैक कर दिया। आपको पता है कि 2015 में एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये पार्लियामेंट की पावर के ऊपर अटैक है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। पार्लियामेंट लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप इसके रिप्रेजेंटेटिव के किसी पावर को या किसी डिसीजन को अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब आप जनता को भी इग्नोर कर रहे हो। ऐसा मतलब उन्होंने इस इनडायरेक्ट सेंस में कहा है। इन्होंने कहा है कि डिक्लेयरिंग एनजेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाज नॉट डेमोक्रेटिक। तो काफी हार्श क्रिटिसिज्म इन्होंने किया है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एपॉलिटिकल होंगे, है ना, खास किसी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। किसी किसी केस में वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग होती है और जब वोटिंग बराबर बराबर होती है, 50-50% होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना कास्टिंग वोट डाल सकते हैं और वो पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है। ठीक है, उस केस में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनलिमिटेड। जैसा कि धनखड़ जी ने कहा है कि भाई पार्लियामेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि पार्लियामेंट की पावर जो है अमेंडमेंट करने की या कानून बनाने की वो अनलिमिटेड नहीं है। जुडिशरी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो आप कानून बनाइए जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी जो पावर जुडिशरी को भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अल्टीमेटली दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के काम कर रहे हैं। कभी कभी क्लैश हो जाता है, जैसे एनजीसी के केस में हुआ है, और भी कई चीजों में होता रहता है, अपॉइंटमेंट वगैरह को लेके गवर्नमेंट नाम क्लियर नहीं करती है जजेस वगैरह के, वो सब रहता है, डिले हो जाता है, वो एक अलग मामला है। ठीक है, तो ये कुछ मिला के इन्होंने यहाँ पे एक अपना विचार दिया है, और इनका पर्सनल विचार है। ठीक है, विवेक काटजू जी एक रिटायर्ड डिप्लोमेट रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज है इस पूरे मामले में, तो इनके पर्सनल विचार हैं। बाकी आप यहाँ से जितना जो पॉइंट लेना चाहते हो ले सकते हो। मैंने भी इसको कोई ज्यादा पॉलिटिकल एंगल में गया नहीं, न्यूट्रल सी बात करने की कोशिश की है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।